हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल पीसीएस मंत्रालय। अभी हम लोग ये बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो 2022-23 है उसे हम लोग करने के लिए भी उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार इकोनॉमी सर्वे तथा बिहार बजट का बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा महत्व है। इसीलिए हमने इन दोनों को पिछली साल भी 2022 में भी कवर किया था, जो कि बीपीएससी 67 परीक्षा में काफ़ी मदद किया था। उसके साथ साथ 60 उसके बाद जो परीक्षा हुआ 68 बीपीएससी, उसमें भी ये काफ़ी मददगार साबित हुआ था 67वीं तथा 68वीं बीपीएससी में। इसलिए इस साल भी हम लोग ये बीपीएससी 69 बीपीएससी के लिए हम लोग इसे कवर कर रहे हैं, जो कि प्रीलिम्स तथा मेंस दोनों में काफ़ी काम में आएगा। बहुत लोग वैसा मानते हैं कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो है ये दोनों को हम लोगों को एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले करना चाहिए, बट मेरा मानना ये है कि ये दोनों को हमें एग्ज़ाम से बहुत पहले कर देना चाहिए, ताकि ये सभी चीज़ें हमें अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि यदि आपको डेटा याद रहेगा तभी जाके आप लोग उसे परीक्षा हॉल में अच्छे से प्रस्तुत कर पाओगे, खास करके मेंस वाले एग्जामिनेशन में, जहाँ पे आपको बहुत सारे डेटा लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर ये वाला बिहार इकोनॉमी सर्वे में हम लोग ये सभी जो भी टॉपिक्स दिए गए इनके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि इस समय बिहार में कृषि का क्या डेटा है, मतलब जो भी चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, और ये खेती में आपका क्रॉप्स कौन कौन सा यूज़ हो रहा है, फिर आपका ये सिंचाई के साधन क्या हैं, वो सब पे हम लोग अच्छे से विस्तार से बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली ये आपको मतलब टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग इस पूरे वीडियो में कंप्लीट इकोनॉमिक सर्वे को कवर करेंगे सिंगल वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि पीसीएस मंत्रालय करके हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, जिस पे आप चाहें तो telegram.me मतलब पीसीएस वर्ष यदि आप अपने टेलीग्राम में सर्च करिएगा @ लगा के पीसीएस वर्ष, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जिससे कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि ये वाले चैनल पे हम लोग स्पेशली 69 बीपीएससी के लिए हम लोग एक आपका मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किए हुए हैं, जहाँ पे हम लोग डेली आपको टारगेट देते हैं, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डे 1 टारगेट ये आपको 1 मई से स्टार्ट हुआ था, तो आपको डे 1 टारगेट में ये सब पॉलिटी के टॉपिक अभी चल रहे हैं, और फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, ये 2 टॉपिक साथ में चल रहे हैं, और इसके साथ आपको करंट अफेयर्स भी चल रहा है। बिहार मॉडर्न हिस्ट्री आपका जो ये दोनों सेम होता है, वही टॉपिक दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ मेंस के लिए भी, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाले पार्ट में हमने मेंस के लिए भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो कि आप लोग लिख के हमारे ग्रुप में डाल सकते हैं, जिसका कि रिव्यू आपको किया जाएगा। ठीक, तो हम लोग अब बढ़ते हैं अपने इकोनॉमी सर्वे के ऊपर। तो इकोनॉमिक सर्वे की हम लोग बात करें तो बिहार में 2006-07 से जारी किया जा रहा है, मतलब कि 2007 में पहली बार इकोनॉमी सर्वे था। और इकोनॉमी सर्वे में क्या होता है, जो हम लोग पिछली साल जो भी घटना घटित हुई थी उसका हम लोग विवरण देते हैं। तो फिर यदि वो 2007 में निकलेगा तो फिर कौन से वर्ष का वो आपको विवरण देगा, तो आपको 2006 और 2007 का विवरण देगा। मतलब 2006 के फाइनेंशियल ईयर से 2007 के फाइनेंशियल ईयर तक क्या क्या घटनाएं घटी उसके बारे में होगा। तो फिर सबसे पहला इकोनॉमी सर्वे 2007 में था आया, और इस समय जो 2023 में आपका बिहार का इकोनॉमी सर्वे होगा उसे 2022-23 बोला जाएगा, क्योंकि 1 ईयर का बैक चलता है इकोनॉमी सर्वे का नाम। और ये जो आपको 17th इकोनॉमी सर्वे था 2023 वाला, तो फिर ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इकोनॉमी सर्वे का यदि हम लोग बात करें कि 2023 वाले इकोनॉमी सर्वे में कितने चैप्टर्स थे, तो फिर टोटल 14 चैप्टर्स थे, और इसे 27 फरवरी 2023 को जारी किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। अब हम लोग बात करें कि बिहार का इस समय जीएसटीपी क्या है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। बिहार का तो ये आपको 2 प्राइस पे निकालते हैं, पहला निकालते हैं करंट प्राइस पे, और एक आपका निकलता है कांस्टेंट प्राइस पे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस प्राइस भी हम लोग बोलते हैं। और फिर ये इस समय बेस प्राइस को 2011-12 को बेस प्राइस माना जाए, मतलब कि ये 2011-12 से कंपेयर करते हैं। ठीक, तो फिर करंट प्राइस का आपको ये डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला, ठीक ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी शुरू का जो 2-3 स्लाइड होगा वो सब इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्या क्या ज़्यादा ज़रूरी है उसके बारे में हम लोग आपको बात कर देंगे वीडियो में ही, जो कि आपको याद रखने ही रखने हैं, खास करके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जीएसटीपी का हम लोग बात करें तो फिर बिहार का जीएसटीपी आपको 6,75,448 करोड़ है। इसको आप 675 करोड़ भी 6,75,000 करोड़ भी आप लोग
याद कर सकते हैं सुविधा के लिए। और कांस्टेंट प्राइस पे इसका वैल्यू है 4,28,065 करोड़। यदि हम लोग क्या ग्रोथ रेट की बात करें तो फिर ग्रोथ रेट के टर्म्स में बिहार का ग्रोथ रेट जो कि इस साल इकोनॉमी सर्वे के अनुसार 10.98% रहा, जो कि ऑलमोस्ट हम लोग 11% के बराबर बोल सकते हैं। और ये ग्रोथ रेट के मामले में बिहार पूरे देश में तीसरे स्थान पे रहा, थर्ड पे था, और ये आपको फर्स्ट पे था आंध्र प्रदेश था, और सेकंड पे आपको राजस्थान था। ठीक, इसके बाद हम लोग ये आपको पर कैपिटा जीएसडीपी का बात है, तो ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे आप प्रीलिम्स तथा मेंस में दोनों में यूज कर सकते हैं, क्योंकि बिहार का जो पर कैपिटा जीएसडीपी है या फिर पर कैपिटा ये आपको एनएसडीपी है, ये आपको 33.7% है पूरे देश का, जो कि बिहार के बढ़ते हुए गरीबी को दिखाता है। जैसे कि आपको मालूम है कि गरीबी के लिए नीति आयोग का एक आपका रिपोर्ट भी था, आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वहाँ पे भी आपको मालूम पड़ता है 51.91% जो बिहार का पॉपुलेशन है वो अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है। सॉरी, नॉट गरीबी रेखा के नीचे, बल्कि इतने लोग क्या है, मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करें ये आपको पर कैपिटा जीएसडीपी का, तो बिहार का पर कैपिटा जीएसडीपी करेंट प्राइस पे आपको 54,383 रुपये हैं, जबकि कॉन्स्टेंट प्राइस पे आपको 34,465 रुपये। ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इसे आप लोग मेंस के एग्जाम में कोट करेंगे। जहाँ पे भी आपको बिहार का इकोनॉमी से या पॉवर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहे तो फिर वहाँ पे आप लोग चाहे तो इसे कोट कर सकते हैं। और ये पर कैपिटा एनएसडीपी जो है वो बिहार का ये नेशनल एवरेज का 33.7% है। ये आपको प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। ये आपको डेटा एकदम टंग पे होना चाहिए। जैसे आपको ये प्रोस्पेरस डिस्ट्रिक्ट या फिर सबसे ज़्यादा पर कैपिटा जीएसडीपी कहाँ पे है बिहार में, तो फिर हाईएस्ट आपको पटना में है, सेकंड हाईएस्ट बेगूसराय, थर्ड मुंगेर, ये 3 आपको याद रखने चाहिए कम से कम टॉप पे। और सबसे कम कहाँ पे है या फिर सबसे क्या गरीब डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो ये आपको शिवहर है। और ये सेकंड मोस्ट, ठीक ना, मतलब ये वैसे जैसे कि सबसे से कम पर कैपिटा जीएसडीपी शिवहर का है, और सेकंड सबसे कम अररिया का, और थर्ड सबसे कम सीतामढ़ी का है। इसी के साथ साथ यदि हम लोग पर कैपिटा स्मॉल सेविंग का बात करें, तो पर कैपिटा स्मॉल सेविंग के मामले में सबसे टॉप पे आपको पटना है, जबकि सबसे नीचे आपको अररिया है। ठीक, तो ये सब डेटा आपको याद रखने, ये आपको प्रीलिम्स के लिए काम क्या है, और ये ऊपर वाला जो है आपको ये 3 पॉइंट ये आपको मेंस के लिए भी काम पे है। इसके बाद हम लोग क्या सेक्टर वाइज बात करें, तो फिर सेक्टर वाइज बात करें तो फिर प्राइमरी सेक्टर का और सेकेंडरी, आपको मालूम है कि किसी भी इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर का क्या जीवीए मतलब ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, तो इसका हम लोग बात करें आपको ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड का, तो प्राइमरी सेक्टर का आपको 21.2% कंट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी सेक्टर का 18.1% और टर्शियरी सेक्टर का 60.7%। तो इसे भी चाहे तो आप लोग मेंस के एग्जाम में यूज करना ही चाहिए, चाहे क्या, और प्लस इससे आपको प्रीलिम्स में भी सवाल देखने को मिलता है। और यदि हम लोग क्या ग्रोथ रेट बोले, तो ग्रोथ रेट जैसा कि आपने देखा था कि 67 में भी वैसा कोई सवाल था, या सॉरी 68 वाले एग्जाम में, 68वीं बीपीएससी के एग्जाम में आपको था आया। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का ग्रोथ रेट क्या था, ग्रोथ रेट मतलब ये कितना बढ़ा, ये वो दिखा रहा है, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में, और ये आपको इस समय उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो यदि हम लोग सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ रेट की बात करें, तो फिर प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ रेट आपको 9.6% है, सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ रेट 3.8% है, और टर्शियरी सेक्टर का आपको 13.3% है। और यदि यहाँ पे एक और आपको ट्रेंड देखने को मिला है, तो यहाँ से आपको एमसीक्यू बन सकता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का जीएसबी है जो वो डिक्लाइन किया है, जबकि आपको टर्शियरी सेक्टर का इंक्रीज किया है। यहाँ से आपको ये भी बात मालूम पड़ता है कि बिहार का लगभग 70% पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में है, बट उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो वो बस ये आपको बिहार के जीएसडीपी का बस 21.2% ही कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, जबकि टर्शियरी सेक्टर में बहुत कम लोग हैं, लेकिन फिर भी वो उसका ये आपको जनरेशन रेशियो क्या है, बहुत ज़्यादा है, 60.7% है। अब हम लोग कुछ स्पेसिफिक सेक्टर के भीतर भी दूसरे सेक्टर्स का हम लोग ग्रोथ रेट का बात करें, तो फिर प्राइमरी सेक्टर के अंदर हम बात करें तो फिर लाइव स्टॉक्स का ग्रोथ रेट आपको कितना था, तो 9.5% था। फिशरीज, एक्वाकल्चर, इसे आप लोग एग्रीकल्चर में लिख सकते हैं, वो आपको 6.7% था। ये प्रीलिम्स के लिए तो उतना मतलब देखिए
प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में तो कुछ भी चला आ सकता है, बट आपको थोड़े डेटा यदि आप बार बार देखोगे तो फिर डेटा आपके माइंड में रहेगा, तो फिर ये परीक्षा में आपको एलिमिनेट करने में काफ़ी हेल्प होगा। तो फिर लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो ये लाइव स्टॉक का ग्रोथ रेट क्या है, तो आपको 9.5% है, और आपको ये फिशिंग और एक्वाकल्चर जो है उसका 6.7% है, और माइनिंग और क्वेरिंग का 9% है। सेकेंडरी सेक्टर का बात करें तो ये आपको एक सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, ये सब का आपको 14.5% है, ठीक ना। यूटिलिटी सर्विस जो है ये सब का तो 14.5% है, ये आपको पूछ सकता है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग डेफिसिट की बात करें तो फिर डेफिसिट का यदि बिहार में हम बात करें तो फिर प्राइमरी डेफिसिट कितना था, तो ये 1.7% है। यहाँ पे आपको परसेंटेज में दिया है, यहाँ पे आपको वैल्यू में दिया हुआ है। मेरे मानने में आपको ये दोनों का परसेंटेज एटलीस्ट 100% याद रहना चाहिए, ठीक। प्राइमरी सेक्टर का आपको ये आपको प्राइमरी डेफिसिट कितना है 1.7%, जबकि आपका ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है आपका 3.8%, ठीक ना। इसके बाद यहाँ रिवेन्यू का यहाँ पे डेफिसिट के बारे में मैंने खोजा तो फिर मुझे वो इकोनॉमी सर्वे वाले फाइल में नहीं दिखा था, डेट्स वाई ये आपको ब्लैंक है। और ये इसका आपको वैल्यू, ये दोनों का आपको वैल्यू याद रहना चाहिए कि ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट बिहार का कितना है, तो फिर 25,551 करोड़, 25,551 करोड़ रुपये ये आपको फिस्कल डेफिसिट है, और परसेंटेज वाइज 3.8% है, जो कि आपको 4.5% का जो ये है आपको लिमिट है उसके अंतर्गत ही है, ठीक। इसके बाद देखिए कि बिहार को सेंट्रल गवर्नमेंट से कितने पैसे मिल रहे हैं, तो वो आपको इतने पैसे मिल रहे हैं 1,29,486 करोड़, 1,29,486 करोड़ रुपये बिहार सरकार को मिले हुए हैं। टोटल बोरोविंग्स का हम लोग बात करें तो फिर ये आपको बोरोविंग्स के सेक्टर में आपको बिहार सरकार के ऊपर पूरे GSDP का 6% क्या है, बोरोविंग है। और आउटस्टैंडिंग डेप्ट का बात करें तो वो आपको 38.1% है, जो कि 2,57,510 करोड़ होता है। ये एक तरह का ये आपको कर्ज है, जो कि बिहार सरकार अपने मतलब उसका जो भी पॉलिसीज़ हैं, उसका जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसको मैनेज करने के लिए बाकी जगह से लोन लेता है, वो सब है। हालांकि ये वाले टॉपिक में आपको जो क्या डेफिसिट में आपको ये 2 पॉइंट हमेशा याद रहने चाहिए कि जो टेबल है, रेवेन्यू डेफिसिट और ये आपको फिस्कल डेफिसिट, ये तीनों आपको याद रहने ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में हर एक साल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके साथ साथ यदि आप कोई बाकी कोचिंग के टेस्ट सीरीज भी लगाओगे तो वहाँ पे भी आपको ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ही मिलेंगे। अब हम लोग ये क्या सेक्टर स्पेसिफिक बात करते हैं, तो फिर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो बिहार का एग्रीकल्चर का बात करें तो फिर बिहार का क्रॉप इंटेंसिटी क्या है 1.44 है। यदि हम लोग परसेंटेज में बात करें तो फिर 144% हो जाएगा, ठीक। और आपको सबसे ज़्यादा क्रॉप इंटेंसिटी कहाँ पे है, तो आपको शिवहर में है, और सबसे कम पूर्णिया में है। वेजिटेबल प्रोडक्शन का हम लोग बात करें तो फिर बिहार में 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 17.45 लाख टन का वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन हुआ है। और वेजिटेबल्स में भी हम लोग बोले तो फिर सबसे ज़्यादा किसका प्रोडक्शन हुआ है, तो फिर पोटैटो का हुआ है, उसके बाद ओनियन का, फिर आपको ब्रिंजल का प्रोडक्शन हुआ है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन का हम लोग बात करें तो ये आपको 184.9 लाख टन प्रोड्यूस हुआ है फूड ग्रेन। और ये आपको फ्रूट्स का हम लोग बात करें तो 49.87 लाख टन, क्योंकि सरकार इस समय बहुत ज़्यादा ये आपको हॉर्टिकल्चर के ऊपर बात कर रहा है, तो उस केस में हॉर्टिकल्चर के रिगार्डिंग हमें ये डेटा थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। और सबसे ज़्यादा कौन से फ्रूट का ग्रो हो रहा है, तो फिर आपको ये बनाना हुआ था, फिर ये गुआवा, मैंगो और लीची। डेटा आपको ये सब चीज़ को मतलब थोड़ा ध्यान में रखना है, बार बार देखिएगा तो आपको याद हो ही जाएगा, ठीक ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसे आप तुरंत से ही रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा ताकि ये सब आपको याद रहे लॉन्गर रन तक। जैसे क्रॉप इंटेंसिटी वाला तो आप चाहो तो इसे मेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक ना। फूड ग्रेन प्रोडक्शन 184.9 लाख टन था। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक 6.6% ऑफ GVA था, ठीक। लाइव स्टॉक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन ये एग्रीकल्चर में कितना था, तो 6.6% था, ठीक। मिल्क प्रोडक्शन का हम लोग बात करें तो फिर मिल्क प्रोडक्शन आपको 121.19 लाख टन था मिल्क प्रोडक्शन। और ये मिल्क आपका काऊ का मिल्क के बफेलो के मिल्क से ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ था। अंडे का बात करें तो फिर ये 306.66 करोड़ आपको अंडे का प्रोडक्शन हुआ था। फिश प्रोडक्शन का बात करें तो फिर 7.62, ये इंपॉर्टेंट है, फिश प्रोडक्शन 7.62 लाख टन, जो कि बिहार के
कृषि के जीएसडीपी का 8.4% है। और सबसे ज़्यादा फिश प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो फिर मधुबनी में होता है, और उस पर ये आपको सेकेंड लार्जेस्ट दरभंगा में है। ग्रॉस इरिगेटेड क्षेत्र का हम लोग बात करें सिंचित वाला, तो आपको 54.96 लाख हेक्टेयर था। और नेट सोन का हम लोग बात करें तो फिर वो आपको नेट सोन क्षेत्रफल जो था वो आपको 53.9% है, 53.9%। और सबसे ज़्यादा नेट सोन एरिया कहाँ पे था? तो भोजपुर में था। ये आपको डेटा याद, क्योंकि ये आपको गेस कर पाना थोड़ा मुश्किल है। नेट सोन एरिया हाईएस्ट कहाँ पे था? तो भोजपुर में था। और ये तो आपको मालूम ही होगा कि जैविक खेती के लिए बिहार सरकार 13 जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके बाद बात करें हम लोग कुछ क्या क्रॉप्स का बात करें तो फिर यदि हम लोग क्रॉप्स की बात करें तो फिर कुछ क्रॉप्स के प्रोडक्शन तथा प्रोडक्टिविटी का हम लोग बात करते हैं। जैसे कि ये आपको हो गया पैडी या फिर राइस हो गया, तो फिर राइस का प्रोडक्शन हाईएस्ट कहाँ पे है? तो रोहतास में। और प्रोडक्टिविटी सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है? तो फिर वो भी रोहतास में है। प्रोडक्टिविटी ये आपको पर यूनिट में हम लोग निकालते हैं, टोटल प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया में हम लोग निकालते हैं, ठीक ना। तो प्रोडक्शन के मामले में ये आपको रोहतास है, उस पर प्रोडक्टिविटी के मामले में भी रोहतास है। वीट का हम लोग बात करें तो फिर वीट का आपको प्रोडक्शन के मामले में रोहतास है तथा प्रोडक्टिविटी के मामले में वेस्ट चंपारण है। ये सब डेटा आपको याद रहने चाहिए प्रीलिम्स के लिए। मेज का हम लोग बात करें तो फिर वो मेज के प्रोडक्शन में टॉप पे आपको ये कटिहार है, और प्रोडक्टिविटी में अररिया है। पल्स का हम लोग बात करें, पल्स में यानी क्या दाल में, तो ये आपको पटना है प्रोडक्शन में, और प्रोडक्टिविटी में आपको जहानाबाद है। शुगर केन का हम लोग बात करें, शुगर केन इंडस्ट्री बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी बीपीएससी पहले सवाल भी पूछ चुका है, परहैप्स AAO या फिर ऑडिटर के परीक्षा में शुगर केन के ऊपर आपको मेंस में था यह सवाल। तो फिर हम लोग यदि शुगर केन का बात करें तो फिर शुगर केन में आपका प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में वेस्ट चंपारण टॉप पे है, और प्रोडक्टिविटी में आपको मुंगेर टॉप पे है। टी का बात करें यदि हम लोग चाय की, तो वहाँ पे आपको किशनगंज में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक। प्रोडक्टिविटी का डेटा मुझे नहीं दिखा। आइए यदि हम लोग कुछ फ्रूट्स की बात करें तो फिर आपको मैंगो का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? दरभंगा में होता है। आपका लीची मुजफ्फरपुर में। ये सारे फैक्ट्स आपको पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये आपको पोटैटो पटना में होता है, ओनियन आपको नालंदा में होता है, और कॉलीफ्लावर का हम लोग बात करें तो फिर आपको वैशाली में होता है तथा ब्रिंजल नालंदा में होता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बिहार में ये आपको ये सिंचाई का क्या सीन है। तो वो यदि हम लोग बात करें तो फिर बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई ट्यूबवेल से होता है, जो कि 63.4% है, और सेकंड हाईएस्ट कैनाल, और थर्ड आपको टैंक होता है। तो ये आपको मेंस में लिख सकते हैं, क्योंकि ट्यूबवेल्स के थ्रू आप जब करते हैं तो फिर सरकार इसको ट्राई कर रही है कि ट्यूबवेल को आपको कैनाल से रिप्लेस करने के लिए। और कैनाल इरिगेशन सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है? तो ये आपको रोहतास में है, ठीक। और ये आपको सकल सिंचित का हम लोग बात करें, आपका ग्रॉस इरिगेशन की बात करें, ग्रॉस इरिगेशन की, तो ग्रॉस इरिगेशन में आपका टॉप पे रोहतास है, और सबसे कम आपको शिवहर है। हाईएस्ट इज इन रोहतास वाइल द लोवेस्ट इज इन शिवहर। फर्टिलाइजर की यदि हम लोग बात करें कि बिहार में कौन सा फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज हो रहा है, तो वहाँ पे आपको यूरिया टॉप पे है, उसके बाद सेकंड है आपको DAP है। हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूम कहाँ पे हुआ था? तो ये आपको पूर्णिया में हुआ था। सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर का कंजम्पशन पूर्णिया में हुआ था, और सेकंड आपको रोहतास है। इंटरप्राइज सेक्टर की हम लोग बात करें तो इंटरप्राइज सेक्टर में आपका शुगर को केन प्रोडक्शन, जैसे कि हमने बात किया पहले भी कि शुगर केन का हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? आपको वेस्ट चंपारण में होता है। देखिए ये रहा, वेस्ट चंपारण में होता है, और प्रोडक्टिविटी आपका मुंगेर में होता है, ठीक। तो उस सेक्टर में ही यदि हम लोग बात करें शुगर केन में, तो आपको 45.6 लाख क्विंटल शुगर केन का प्रोडक्शन हुआ है, और शुगर केन रिकवरी रेट आपको 9.6%, जो कि पहले से डिक्लाइन हुई है। पिछली बार ये आपको 10% के नज़दीक था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और बिहार में 2021-22 में कितने शुगर मिल्स कार्यरत थे? तो वो आपको टोटल 9 शुगर मिल्स कार्यरत थे। डेयरी इंडस्ट्रीज की हम लोग बात करें तो फिर बिहार में डेयरी इंडस्ट्रीज के 12 यूनियंस हैं। बिहार कॉम्फेड, जो कि आपका कोऑपरेटिव मिल्क
ये फेडरेशन का इसका सिर्फ आप लोग क्या फुल फॉर्म एक बार देख लीजिएगा, ठीक। तो ये कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए है। कॉम्फेड को इस्टेब्लिश किया गया था 1983 में, जो कि आपको डेयरी सेक्टर के काम काज में ध्यान देता है, ठीक। डेयरी मिल्क प्रोडक्शन का हम लोग बात करें तो वो आपको 122.8 किलोग्राम प्रोड्यूस हुआ था। टूरिज्म इंडस्ट्री बिहार में भी ग्रो कर रहा है। हाँ, ये टूरिज्म के लिए आप एक बार इकॉनमी सर्वे को आप लोग एक बार पढ़िएगा, टूरिज्म वाला चैप्टर को, क्योंकि बिहार में बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है टूरिज्म वाला इंडस्ट्री, ठीक। कि मतलब बिहार में टूरिज्म के लिए बहुत सारे ये कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि आपको प्रकाश पुंज लगाया जा रहा है, इको सर्किट डेवलप किया जा रहा है। इको सर्किट में क्या होगा, आपको रामायण सर्किट हो गया, आपको ये सूफी सर्किट हो गया, तो फिर ये सब काम किए जाए। तो इसके लिए आप लोग एक बार इकॉनमी सर्वे को ज़रूर देखेंगे, स्पेशली फॉर मीन्स। तब तक आप लोग ये सब फैक्ट्स के ऊपर भी ध्यान रखें प्रीलिम्स के लिए। बिहार में इंटरप्राइज सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे स्कीम्स स्टार्ट किए गए, जैसे कि आपको बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी टेक्सटाइल एंड लेदर 2022। क्लस्टर अप्रोच को यूज किया जा रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन को ये बढ़ाने के लिए। उद्योग मित्र पोर्टल भी लॉन्च किया गया, और ये सरकार का एक CM युवा उद्यमी योजना भी है, जो कि इंटरप्राइज सेक्टर के ग्रोथ के लिए स्कीम को डेवलप किया गया स्पेशली। तो फिर ये सारे स्कीम्स को आप लोग मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। लेबर और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो फिर बिहार में डिपेंडेंसी, उम्मीद करते हैं कि आपको ये डिपेंडेंसी रेशियो है और ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और आपको वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो, ये तीनों का डेफिनेशन आपको मालूम हो। यदि आपको ना मालूम है तो फिर ये सारे ये तीनों का आप डेफिनेशन थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि यदि उसके हम लोग वीडियो में बात करेंगे तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। डिपेंडेंसी रेशियो बिहार में आपको 58.3% है, जबकि भारत में 44.3%, मतलब कि बिहार में इतने लोग क्या हैं, डिपेंडेंट हैं दूसरों के ऊपर अपने लिवलीहुड के लिए, जो कि बहुत ही बुरा प्रोडक्शन शो करता है। मतलब कि भारत से क्या है, ज़्यादा है, जो कि बुरी बात है। तो ये सब डेटा आपको मेंस में कोट करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। यदि कोई भी सवाल इकोनॉमी का चला आया जहाँ पे लेबर की बात हो रही है, प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, तो फिर ये वहाँ पे हम लोग ये तीनों डेटा का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे भी आपको बिहार के बैकवर्डनेस की बात हो रही है, तो फिर वहाँ पे ये तीनों डेटा हम लोग इस्तेमाल करेंगे। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो वो आपको बिहार में 42.2% है और भारत में 58.4% है। ये सारा डेटा बिहार इकोनॉमी सर्वे से लिया गया है। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की रेट की बात करें तो फिर आपको मेल में 72.2% है, जबकि फीमेल में 10.9% है, जो कि बहुत कम महिलाएं आपको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में बिहार से दिख रही हैं, जबकि ये भारत का 44.3% है, ठीक। आपको यदि हम लोग क्या वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो की बात करें तो ये आपको बिहार में वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो 40.1% है और ये आपको भारत में 55.7% है। यदि हम लोग वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में आपका मेल का बात करें तो ये आपको 68.3% और फीमेल के लिए 10.5% है। ये सब डेटा थोड़ा याद करना थोड़ा टेक्निकल होता है, बट आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको मीन्स में ये स्पेशली देखिए। यदि आपको को बिल्कुल सिंपल याद करना है तो आप इसका टोटल बिहार में कितना है ये तीनों याद रहना चाहिए कि बिहार में डिपेंडेंसी रेशियो 58.3% है और आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 42.2% है और आपका वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 40.1 है। इसके साथ ये फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फीमेल कितना है 10.9% है और आपको वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ये फीमेल का कितना है तो आपको 10.5% है, ठीक। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें जो कि इकॉनमी सर्वे के अनुसार बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है 5.1 है, जबकि भारत का 4.6 है। इसके साथ सेल्फ एम्प्लॉयड की हम लोग बात करें तो बिहार के 63.1% मेल के हैं वो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड है, जबकि 68% फीमेल भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो कि इकॉनमी सर्वे 2022-23 के द्वारा बताया जा रहा है। नेशनल हाईवेज की बात करें मतलब क्या रोड्स तथा रेलवेज की बात करें, इसका टॉपिक क्या हेडिंग होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो उसकी बात करें तो फिर बिहार में नेशनल हाईवे कितना लंबा है तो ये 5977 किलोमीटर। ये सारे फैक्ट्स पीटी में पहले भी पूछे गए हुए हैं। यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा बीपीएससी का तो वहाँ पे आपको ये सारे फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे कहाँ है तो पटना में है और सबसे
मतलब सबसे लंबा कहाँ पे है, तो फिर पटना में। उसमें सबसे छोटा नेशनल हाईवे कहाँ पे है, उसके लंबाई के मामले में तो वो आपको शिवहर है। नेशनल हाईवे डेंसिटी के मामले में बिहार का डेंसिटी 63.1 है, जो कि पूरे भारत में थर्ड हाईएस्ट है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। थर्ड हाईएस्ट हमने पहले भी कुछ पढ़ा था कि ग्रोथ रेट 10.98% जो है वो आपको बिहार में थर्ड हाईएस्ट है। सॉरी, बिहार नहीं, भारत में बिहार का थर्ड हाईएस्ट है। स्टेट हाईवे की हम लोग बात करें तो स्टेट हाईवे का आपको बिहार में टोटल लेंथ है आपको 3638 किलोमीटर है। रोड डेंसिटी की बात करें, ये आपको नेशनल हाईवे डेंसिटी है, जबकि आपको रोड डेंसिटी आपको 3166.9 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसमें भी रोड डेंसिटी में भी बिहार थर्ड पोजीशन पे है, केरला और वेस्ट बंगाल के बाद। रेलवे लाइन की बात करें तो फिर भी ये बिहार में आपको रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है, तो 3803 किलोमीटर है। ठीक, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के से कुछ आपको फैक्ट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो फिर आपको क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का आपको जो इकोनॉमी सर्वे में 2 डेटा दिया हुआ था, फिर हमने दोनों डेटा को यहाँ लिया हुआ है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो आपको बिहार में 49.7% है, जो कि सितंबर 2022 के अकॉर्डिंग है, और 2021-22 में 44.2% है। ठीक, इसका ये याद रखना है कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है, तो फिर आपको पूर्णिया में है, और सबसे लोवेस्ट कहाँ पे है, तो वो आपको मुंगेर में है। ठीक, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होता है, एनपीए, जो कि बैंक में 90 दिन के बाद लोन को घोषित करते हैं, तो उसका हम लोग बात करें एनपीए का, तो बिहार में 11.3% है मार्च 2022 के अकॉर्डिंग, के डेटा के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ लेट्स सी दी एनर्जी सेक्टर की बात करें तो फिर एनर्जी कंजम्पशन पर पर्सन बिहार में आपको 329 किलोवाट आवर है, जो कि बहुत ही कम है। मतलब बाकी जगह से तो फिर देखा जाए तो फिर काफ़ी कम है एनर्जी कंजम्पशन। और ये यदि हम लोग इसकी बात करें तो फिर ये सबसे हाईएस्ट आपको पटना में है, उसके बाद सबसे लोवेस्ट आपको शेखपुरा में है। एनर्जी कंजम्पशन हाईएस्ट पटना, लोवेस्ट शेखपुरा, और सबसे ज़्यादा आपको बढ़ा कहाँ पे है, तो वो मतलब पिछले साल के मुकाबले मैक्सिमम इंक्रीज आपको लखीसराय में हुआ है। बिहार में इस समय ये पावर कैपेसिटी कितना है, अवेलेबल पावर कैपेसिटी, तो वो आपको 7785 मेगावाट है, 7785 मेगावाट, और वो पिछले साल के तुलना में 21.2% बढ़ा हुआ है। तो ये डेटा आपको याद रहना चाहिए। बिहार में 13 मिनी तथा सेमी हाइडल प्रोजेक्ट्स है। ठीक ना, बिहार में टोटल मिनी एंड सेमी हाइडल प्रोजेक्ट कितने हैं, तो 13 हैं, और 13 ही बिहार में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुई है, याद रखिएगा। ये में भी प्रीलिम्स में कुछ फैक्ट्स बन सकते हैं। और बिहार का मतलब ये 13 मिनी और ये आपको सेमी हाइडल प्रोजेक्ट्स जो कि 54.3 मेगावाट एनर्जी को ग्रो करते हैं। अब हम लोग ये 3 सेक्टर्स की बात करें, जैसे कि पेट्रोल, डीजल तथा एलपीजी में बिहार में मोस्ट प्रोस्पेरस डिस्ट्रिक्ट कौन है, और उस पर सबसे कम प्रोस्पेरस डिस्ट्रिक्ट कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है, उस पर सबसे कम इस्तेमाल कहाँ होता है। तो तीनों में तो फिर टॉप पे आपको पटना है, तो ये तो आसानी से याद हो जाएगा। बिहार का जो आपको कैपिटल है वहीं टॉप पे है। तो और यदि हम लोग क्या लिस्ट प्रोस्पेरस की बात करें तो बिहार में आपको लिस्ट प्रोस्पेरस पर ये पेट्रोल के मामले में वो आपको बांका डिस्ट्रिक्ट है, और डीजल के मामले में शिवहर डिस्ट्रिक्ट है, और एलपीजी के मामले में अररिया है। तो ये तीनों डेटा भी आपको याद रहने चाहिए। इकोनॉमी सर्वे और बजट में थोड़े डेटे आपको याद करना पड़ेंगे, जो कि आप यदि बार बार रिवाइज करोगे तभी याद हो पाएगा। और रूरल और अर्बन डेवलपमेंट की हम बात करें तो फिर बिहार में इस समय इकोनॉमी सर्वे का मैं बात कर रहा हूँ, 38 जिला परिषद हैं अभी, और 533 पंचायत समिति हैं, और 8058 ग्राम पंचायत तथा ग्राम कचहरी जो कि इस समय स्टेट में कार्यरत हैं, जो कि फंक्शन कर रहे हैं। तो फिर इसको आप लोग मीन्स में ये आपको पीआरआई वाले क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिहार का अर्बनाइजेशन रेट 36 नहीं है, ये 16.2 है, ये बाई मिस्टेक 36 हो गया है। ठीक, बिहार में आपको 16.2% है। ठीक, 16.2% 2022-23 का अर्बनाइजेशन रेट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्बनाइजेशन के ऊपर आप देखोगे तो 68 बीपीएससी में भी प्रीलिम्स में ये सवाल था, और 68 मेंस में भी आकर आपको अर्बनाइजेशन के ऊपर ये शॉर्ट क्वेश्चंस था। तो वहाँ पे आप लोग चाहो तो ये डेटा कोट कर सकते हो। ठीक ना, हाईएस्ट की हम लोग बात करें तो अर्बनाइजेशन हाईएस्ट आपको
पटना में है, और सेकंड हाईएस्ट मुंगेर, और थर्ड हाईएस्ट नालंदा में है। और सबसे कम की बात करें तो आपको सबसे कम मधुबनी में। अगेन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो भी डेटा ये इकोनॉमी सर्वे का है, ठीक ना। बिहार सेंसस का डेटा कुछ दूसरा आता है, ठीक है, जो कि 2011 सेंसस के अनुसार ये 11.3% है बिहार का अर्बनाइजेशन रेट, ठीक ना। हाईएस्ट और लोवेस्ट हुए देखिए। और स्मार्ट सिटी के ऊपर बिहार में काम किया जा रहा है कि बिहार में टोटल 4 स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप किया जाएगा। दे आर दी पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ एंड मुजफ्फरपुर। और हाँ, ये इकोनॉमी सर्वे में आप ये दोनों चैप्टर्स को जरूर पढ़ें, चैप्टर 9 और 10, जहाँ से आपको बहुत सारे स्कीम्स का नाम मिल जाएगा जो कि सरकार इम्प्लीमेंट करना चाह रही है रूरल तथा अर्बन डेवलपमेंट के लिए, शहर तथा गांव के विकास के लिए। जैसे कि आपको 7 निश्चय योजना में ही है, दो उसका जो आपको पिलर है वो यही दोनों से रिलेटेड है। ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात करें तो फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 69.5 है। SRH डेटा मतलब ये आपको मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो होता है वो आपको 118 है। मैटरनल मोर्टालिटी रेट का डेफिनेशन भी आपको एग्जाम में मिल सकता है, और ये आपको पर लाख फीमेल्स का हम लोग के ऊपर हम लोग काउंट करते हैं। नंबर ऑफ फीमेल डाइड पर लाख, मतलब देखिए मैटरनल मोर्टालिटी रेट, नंबर ऑफ मदर्स डाइड ड्यूरिंग डिलीवरी पर लाख डिलीवरीज, वैसे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। मतलब इसको पर लाख वुमेन के ऊपर ही हम लोग काउंट करते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, नॉट पर 1000। तो ये आपको बिहार में 118 है लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग, जबकि ये भारत में 97 है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की हम लोग बात करें तो ये बिहार में 29 है। बिहार में इस समय कितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, तो वो 36 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, जबकि बिहार में टोटल जिले कितने हैं, 38 हैं, ठीक ना। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की हम बात करें तो बिहार में 76.2% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब कि वुमेंस का डिलीवरी जो कि हॉस्पिटल्स में या फिर जो आपको वो कम्युनिटी केयर जो वाला जो आपको प्राइमरी हॉस्पिटल होता है वहाँ पे जो कि डिलीवरी किए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग 76.2% है। इसी के साथ साथ बिहार में ये आपको मेडिकल कॉलेजेस भी खुले हुए हैं। एम्स जो है वो आपको पटना में खुला हुआ है, जबकि इसका आपका दूसरा बिहार में लहेरियासराय दरभंगा में खोला जा रहा है। बिहार में इस समय टोटल 37 यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं, जिसमें से 4 आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर ये सब डेटा आपको याद रहने चाहिए। एटलीस्ट आपको ये सब लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया और SRS वाले डेटा आपको याद रहने चाहिए, और ये तो आपके मीन्स में इस्तेमाल करोगे। बिहार का जब भी आपको हेल्थ सेक्टर के ऊपर देगा सवाल, आप वो सब डेटा यूज़ कर सकते हो, ऊपर वाले भी आप कर सकते हो। ये सारे डेटा को आप इकोनॉमी सर्वे के मेंस में इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हो। बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं जो कि इकोनॉमी सर्वे में आपको मेंशन थे ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, तो उसको मैंने यहाँ पे कंपाइल किया हुआ है। जैसे आपको मंथली पेरेंट टीचर मीटिंग चल रहा है सारे गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में। बैगले सैटरडे मतलब कि जो भी सैटरडे होगा वहाँ पे स्टूडेंट्स को बैग नहीं लेके जाना है, ताकि वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के ऊपर ध्यान दे सकें। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, तो उसको भी सरकार इम्प्लीमेंट कर रही है, जो कि छात्रों को लोन दिया जाता है। बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रहा है राजगीर में। इसके साथ भी बहुत सारे स्कीम्स हैं जो कि आपको ये जैसे कि आपका दशरथ माझी कौशल विकास योजना हो गया, लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना हो गया, जहाँ पे आपको वुमेंस को पेंशन दिया जाता है, स्पेशली विडो वुमेंस को दिया जाता है। कन्या विवाह योजना हो गया, नारी शक्ति योजना हो गया। तो ये आपको 7 निश्चय योजना के अंतर्गत स्टार्ट किया गया है। आरक्षित रोजगार में ये महिलाओं का अधिकार। फिर आपका देखिए मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना, जहाँ पे जो भी आपको ये मेल तथा फीमेल है 60+ उम्र के, उनको पेंशन दिया जाता है। 60+ होने पे आपको 400 रुपीज़ दिए जाते हैं पर मंथ, और जिनका उम्र 80 से ज़्यादा है उनको 500 रुपीज़ दिए जाते हैं पर मंथ। ठीक, इसके साथ साथ बिहार सरकार का ये भी एक स्कीम है, आपको मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन तथा एवं उत्प्रेरणा योजना फॉर BC स्टूडेंट्स के लिए ये आपको, और ये स्कीम आपको क्या व्यवसायिक पाठ्यक्रम के लिए, मतलब आपको जैसे कैट हो गया आपका मैट हो गया, आपका क्लैट हो गया, वो सब परीक्षा के तैयारियों के लिए ये स्कीम चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा। चाइल्ड डेवलपमेंट की हम लोग बात करें तो फिर बिहार में 0 से 18 वर्ष के बच्चों की संख्या पूरे पॉपुलेशन का 48% है।
जबकि भारत में ये मात्र 39% है। और ये जो जो बिहार के बच्चे का संख्या है 0 से 18 की उम्र में, वो आपको पूरे भारत का 11%, 11% है। इसके साथ देखिए बिहार में अपने पर कैपिटल चाइल्ड एक्सपेंडिचर 5,986 रुपये है। चाइल्ड बजट बिहार में स्टार्ट किया गया था 2013-14 से, मतलब तो ये 2013 में स्टार्ट किया गया था। तो वो स्पेशली चाइल्ड्स के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे पैसों को एलोकेट किया जाता है सरकार के द्वारा। ये आपको एक पोर्टल स्टार्ट किया गया था सरकार के द्वारा, ये कोविड के टाइम में स्टार्ट हुआ था, ताकि जो भी टीचर्स तथा ये स्टूडेंट्स हैं उन्हें हम लोग डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। ICDS भी एक स्कीम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जहाँ पे हम लोग ये चाइल्ड के डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि आपका वैक्सीनेशन हो गया, उसके बाद भी बाकी बहुत सारे प्रोविजंस यहाँ पे मेंशन्ड है, जिससे कि आप लोगों को जाके एक बार वो देखना चाहिए ये स्कीम के बारे में, जो कि सरकार का बहुत पुराना स्कीम है। इन्वायरमेंट तथा क्लाइमेट चेंज की हम लोग बात करें तो यहाँ से भी आपको सवाल एग्जाम में बन सकते हैं। जैसे ये बिहार में वार्षिक रेनफॉल कितना होता है? 14.14, ये ध्यान में रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आपको। 14, ठीक है, 1414 MMS जो है। फिर आपको अब बिहार में टोटल ये टाइगर रिजर्व कितने, तो फिर 1 टाइगर रिजर्व है बिहार में। नेशनल पार्क भी 1 है बिहार में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 13 है। 13 के नाम आपको याद रहने चाहिए, आपको इसको बिहार स्टैटिस्टिक्स से कवर करोगे। बिहार में 2 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं और एक आपका कम्युनिटी रिजर्व है। तो ये सब डेटा आप लोग ध्यान में रखेंगे। बिहार में इन्वायरमेंट, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत सारे स्कीम्स लाए जा रहे हैं। जैसे आपका जल जीवन हरियाली स्कीम हो गया, बिहार रूफटॉप सोलर स्कीम भी है, ठीक। क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब को हाल ही में इस्टेब्लिश किया गया है पटना जू में, ताकि जो भी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है उसके बारे में स्टडी किया जा सके, तथा उसका जो भी इफ़ेक्ट है उसे मिनिमाइज किया जा सके। इसके साथ ही आपको स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 31 जनवरी 2020 को। इसके बाद कुछ एप्लीकेशंस भी सरकार ने बनाया है, जैसे इंद्रब्रज ऐप, ये आपको पिछले ही इकॉनमी सर्वे का है, जहाँ पे आपको क्या लाइटनिंग जब भी होगा तो उसके पहले लोगों को वार्निंग चला जाएगा 20 किलोमीटर लोगों को 40 मिनट पहले, ठीक, 20 किलोमीटर का क्षेत्रफल में। इसके बाद हम लोग बात करें कि बिहार में एक आपका क्या दृष्टि एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया है, जो कि आपको दृष्टि वर्ड का मतलब ही होता है नज़र रखना। तो जो भी आपका फ्लड हो गया तथा जो भी आपका चेंजेज हो रहा है वेदर में, उसके ऊपर नज़र रखेगा, ठीक। तो फ्रेंड्स इस प्रकार ये आपको इसमें के इसका कुछ डेटा आपको इन्वायरमेंट का जाके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 वाला जो था है उससे आपको ये पढ़ना है, ठीक। तो फिर ये आपका होमवर्क है। तो इस तरह हम लोग जो भी आपका ये बिहार इकोनॉमिक सर्वे का जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था उसे हम लोगों ने कवर किया। और यदि आप चाहें तो हमारे ये टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं डेली रिवीजन तथा टारगेट सीरीज़ को फॉलो करने के लिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। और यदि आपको हमारा वीडियो तथा हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। देन थैंक यू, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो, जो कि हमारा बिहार बजट का होगा। थैंक यू।